हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये एक माह के बाद वीडियो आने का खास कारण ये है कि मैं कुछ पर्सनल काम में व्यस्त हो गया था, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन आज से हर दिन रेगुलर आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा और आप लोग जो 10th क्लास के खासकर स्टूडेंट हैं, वो अगर इस क्लास को रेगुलर करते हैं तो 100% हम कहते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा और वो 475 प्लस अचीव करेंगे 100%। आइए बिना ही हम समय गंवाए और आज क्लास को शुरू करते हैं। आज का देखिए टॉपिक है हमारा क्लास 10 के लिए पार्ट 1, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम पहले समझेंगे इस टॉपिक को, उसके बाद पाठ के अंदर चलेंगे क्या क्या और हमें महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है इसमें। ऐसे तो हम A to Z पढ़ाएंगे आपको, लेकिन पहले थोड़ा फोकस करते हैं इस पाठ के शीर्षक पर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। आपने दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज ऐसा देखा होगा जो एक बार अपना रूप बदल लेते हैं तो फिर दोबारा अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे आपने दही का जमना देखा होगा। दूध से जब दही एक बार बन जाता है तो पूरा दही जो है दूध में नहीं आ पाता है। ये जो आप रोज सांस लेते हैं, यानी श्वसन की जो क्रिया आप रोज करते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन को और जो छोड़ते हैं क्या, CO2 को। यानी आपने ऑक्सीजन को इन किया और CO2 को आउट किया, तब सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन किस में बदल गया, CO2 में। यानी इसका जो गुण है प्रारंभिक गुणों से बिल्कुल ही भिन्न है। यही नहीं, आपने अपने घर में लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा। साधारण सी बात है, किवाड़ को देख लो, जंगला को देख लो, जो डायरेक्ट हवा और पानी के संपर्क में है ना, उसको देखो। आप देखे होंगे कि उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में कुछ और भी ऐसे उपयोग हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज को जलते हुए आप देखते हैं, आप पुआल को जला लीजिए, पुआल जला लीजिए, या फिर कागज को ही जला लीजिए। तो कागज प्रारंभिक अवस्था में कैसे रहता है और जलने के बाद कैसे हो जाता है। आप इस पुआल को जलाने के बाद जो राख की ढेरी हो जाती है, उसमें इसके गुण को ढूंढिए, नहीं मिलेगा। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि जो प्रारंभिक रूप है वो इसके अंतिम रूप में मिलता नहीं है। आइए हम चलते हैं इस सवाल की ओर। सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखिए, इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम दो उदाहरण आपके पास रखते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण मान लीजिए हम लेते हैं CaCO3 CaO प्लस CO2 और दूसरा लेते हैं C प्लस O2 CO2। इस उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते। एक बात जान लीजिए, साइंस जो है ना, रटने वाला चीज नहीं है। साइंस जितना समझ में आ जाए आपको उतना बेहतर है। ठीक है, जितना समझ में आ जाए उतना बेहतर है आपको। हम कहेंगे कि कोई यही हम याद करवा देंगे, अगर यहाँ याद नहीं करवाए तो फिर साइंस पढ़ाने से फायदा ही क्या है। आइए देखते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रिया, अब यहाँ से शुरू कीजिए। CaCO3, अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को आप रोक रोक के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस पर मैं परिभाषा नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं आपको इतना बार समझा दूंगा ना कि आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको परिभाषा के तौर पे हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, जब कोई अकेले पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, ध्यान से बस समझिए,
ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम यही क्लियर है। तो जब कोई अकेले पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, देखिए यहाँ एक से अधिक पदार्थ जो आपस में मिलकर या टूटकर, देखिए यहाँ टूट रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ध्यान से इस चीज को समझिए कि जब कोई अकेले पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये जो बना है ना, ये बिल्कुल ही नया पदार्थ है। तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण, यानी जिसका गुण प्रारंभिक पदार्थों के गुणों से बिल्कुल ही भिन्न होता है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि वैसा रूप चेंज हो जाना जिसका गुण ढूंढने से भी प्रारंभिक अवस्था के गुणों से न मिल पाए। एक बार और देखो कि जब कोई अकेले या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है जिसका गुण प्रारंभिक पदार्थों के गुणों से बिल्कुल ही भिन्न होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको आइए हम समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसको लिख देते हैं आपको कार्बन, इसको लिख देते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ जो बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे कोई पूछे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं? नहीं आप बता सकते। तो इसी को हम अगर परिभाषा के तौर पे या फिर समझने के तौर पर लें तो देखिए कितना अच्छा होगा। इस कार्बन का संकेत क्या है, C है, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या है, CO2 है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि कार्बन में, यहाँ पूछा जाए कि कार्बन के कितने अणु और परमाणु हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कार्बन के एक अणु में एक परमाणु है, ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु है, और CO2 के एक अणु में दो, यानी कार्बन के एक और ऑक्सीजन के एक में दो। ऐसे आप कह सकते हैं कि CO2 के यहाँ क्या है, एक अणु में, राइट है। तो इसको आप समझिए समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ, उनको उसके जिस संकेत सूत्र से व्यक्त करते हैं हम। देखिए यहाँ कार्बन का संकेत सूत्र क्या है, C है, ऑक्सीजन का संकेत सूत्र क्या है, O है, O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत सूत्र क्या है, CO2 है। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके जिस संकेत सूत्र से दर्शाते हैं, अर्थात जिस संकेत सूत्र से हम दिखाते हैं, उसको ही बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए हमने आपको दिखाया कि कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। अब आप अच्छी तरह बता सकते हैं किसी को कि कार्बन के एक अणु में एक परमाणु है, ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु है, और CO2 का कार्बन में एक अणु में एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु। यानी आप कह सकते हैं कि CO2 के एक पानी ठीक चल ले जाता है, काटे देख बढ़िया काट काट कोनी बन वीडियो बताएं। अभी तक हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे। आइए हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है।
देखिए, विशेषता जानने के लिए थोड़ा सा आपको साधारण सा एकदम एकदम साधारण सा हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। आइए यहाँ लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। आप यहाँ किसी वस्तु को जला लीजिए और जलाने के बाद ध्यान पूर्वक इसको निरीक्षण कीजिए। अब क्या पाइएगा? पाइएगा कि इसके ताप में परिवर्तन होता है, यानी ताप घटता पड़ता है। शुरुआती दौर में देखिए, कोई वस्तु और जलना प्रारंभ करता है तो धीरे 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 जलता है, और एक समय ऐसे आता है कि ज्यादा तेज जलने लगता है। फिर जब अंत होता है तो धीरे 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 करके क्या होता है, उसका अंत होने लगता है, यानी इसके ताप में परिवर्तन होता है। दूसरा, इसके रंग में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन देखिए, आप आपके सामने है, ये पुआल है तो शुरुआती दौर में पीला रंग का रहेगा, लेकिन जब इसको आप जला दीजिएगा तो जलाने के बाद कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, यानी इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा देखिए, इसको अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है इसमें। कैसे? तो पहले देखिए ये कैसा था पुआल, और जलने के बाद कैसा है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है, नहीं होता? बताइए। इसके बाद है इसमें गैस निकलता है। आप लोग देखे होंगे, कोई भी चीज जलता है तो उसमें से गैस निकलता है, ऑक्सीजन CO2 निकले, CO2 निकले, हाइड्रोजन निकले, यानी कोई भी गैस निकलता जरूर है। खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकता है, यानी गैस निकलता है, स्वाभाविक है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन अगर हो, सब रासायनिक परिवर्तन में जरूरी नहीं कि गैस निकले, कुछ ऐसे हैं क्या गैस निकलता है, यानी गैस निकलता ही है रासायनिक परिवर्तन में, राइट है। तो देखिए, पहला हो गया ताप परिवर्तन होता है, दूसरा हो गया रंग परिवर्तन होता है, तीसरा हो गया अवस्था परिवर्तन होता है, चौथा हो गया गैस परिवर्तन होता है, गैस निकलता है। अगर पांचवा भी आप कह सकते हैं, इसमें अवशेष बचता है, अवशेष बचता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसके बाद अवशेष बचता है। जैसे मान लीजिए हमने पुआल को जलाया, और जलाया पुआल को, तो देखिए इसके अवशेष राख बच जाते हैं, अवशेष क्यों न हुए। तो हम आ सकता है क्वेश्चन आपको बोर्ड में या फिर परीक्षा में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताएं, तो आप घर पे उसको आसानी से कागज जला करके या थोड़ा सा पुआल जला करके या मोमबत्ती जला करके आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि पहला ताप में परिवर्तन होता है, दूसरा रंग परिवर्तन होता है, तीसरा अवस्था परिवर्तन होता है, चौथा गैस निकलता है, और पांचवा अवशेष बचता है। ठीक है। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी जानकारी हम यहीं पे ले लेते हैं ताकि आगे हमको आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं C+O2 CO। कुछ साधारण यहाँ परिभाषाएं हैं जिसको हम जान लेते हैं आसानी से। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है बताएं? C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है इसको बोलते हैं प्रतिफल। देखिए, आ जाएगा 2 नंबर में क्वेश्चन, ये अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है।
चीज क्या जाननी जरूरी है कि देखिए अभिकारक को तीर के बाएं लिखते हैं और प्रतिफल को तीर के दाएं लिखते हैं। ठीक है, अभिकारक हमेशा ही तीर के बाएं होता है और प्रतिफल हमेशा ही तीर के दाएं होता है। अगर एक से अधिक हो अभिकारक तो उसको प्लस चिन्ह से जोड़ देते हैं। अगर यहाँ प्रतिफल भी एक से अधिक हो तो उसे भी प्लस चिन्ह से जोड़ देते हैं। और ये जो आप बीच में तीर का निशान देख रहे हैं ना, तीर का निशान, ये अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है। ये तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया बाएं से दाएं हो रही है। अगर यहाँ पे ऐसे भी लिखा रहता, ऐसे अगर लिखा रहता, आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया दाएं से बाएं हो रही है। अगर ऐसे लिखा रहे, तीर का निशान ऐसे दिया रहे, तो आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया दोनों ही दिशाओं से हो रही है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक होता है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम क्या है, तरीका क्या है। देखिए, तो हमने आपको इसी में बता दिया है। अगर आप बहुत ही समझदार हैं तो देख सकते हैं, हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के निम्नलिखित तरीका है। पहला तरीका जो है कि अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ, उसको तीर के बाएं लिखते हैं, अर्थात अभिकारक को तीर के बाएं लिखते हैं। अगर एक से अधिक है तो उसको प्लस चिन्ह से जोड़ देते हैं, और प्रतिफल को तीर के दाएं लिखते हैं, और एक से अधिक हो तो प्लस चिन्ह से जोड़ देते हैं। और अभिक्रिया में बीच में जो तीर का निशान है ना, वो अहम रोल निभाता है और वो बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है, यानी अभिक्रिया की दिशा बताता है ये तीर का निशान। डाउट? तो आज आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया लिखने के तरीका क्या है। तो आज के क्लास में हम नहीं रहने देते हैं और देखते हैं कि कल जो है कौन कौन बच्चे हमारी इस तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।